नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 2014 में चुनावों ने जो जोर पकड़ा था, उसके बाद से चुनाव इस देश में उस जोर को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे और इसी कड़ी में एमसीडी चुनाव दिल्ली के भी इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि सबकी उस पर नजर है। इसी अखाड़े में लेकिन दिल्ली वाले वोट डालने के लिए बहुत कम निकले हैं। तो शुरुआत इसी खबर से कि 2 बजे तक सिर्फ और सिर्फ 34% ही लोग निकले वोट डालने के लिए। अलग अलग जगहों पर हम आपको दिखा रहे हैं। साउथ एमसीडी में 32.24% निकले। दोपहर 2 बजे तक औसतन आप कह सकते हैं 34.42% वोटिंग ही हुई है। तो उदासीनता दिख रही है। तो क्या दिल्ली वाले एमसीडी चुनाव को लेकर उदासीन है? लेकिन इस दंगल पर सभी पार्टियों की नजर जरूर है। रजौरी गार्डन से लेकर पालम, नवादा, अलग अलग जगहों की आप तस्वीरें देख रहे हैं। मंगोलपुरी, ऐसी जगह शायद जिसका नाम भी आप नहीं जानते थे कि ये दिल्ली में है। इन जगहों को हम ऐसे वक्त पर देखते हैं क्योंकि इन वार्ड्स में कुल 270 वार्ड्स में आज वोटिंग की जा रही है। रजौरी, अशोकनगर, न्यू अशोकनगर, ये ताजा तस्वीरें हैं। हालांकि आपको बताएं, एक वक्त पर सुबह में इतनी लंबी लाइनें थी, लग रहा था कि 50-60% से कम तो नहीं रुकेगा, 60% कम से कम जरूर पहुंचेगा। लेकिन अब देखिए, गर्मी बहुत है और आखिर के कितने, अब आधा घंटा बचा है तो फिर इसमें कितना होता है। हालांकि हम आपको आंकड़े अभी 2 बजे तक के ही बता रहे हैं। क्या 60% के ऊपर मतदान पहुंच पाता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। एमसीडी चुनाव के वोटिंग के दिन भी अरविंद केजरीवाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के बीच तल्खी में कोई कमी हालांकि नजर नहीं आई है। एक दूसरे पर जमकर दोनों ने निशाना साधा है। तो शुरुआत इसी जुबानी जंग से। तो चलिए, बात आपने सबकी सुन ली। विजय गोयल और मनोज तिवारी ने निशाना साध लिया है। विजय गोयल उस जंग पर नजर डाल रहे हैं आपकी, जो छिड़ी रही है हमेशा आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। मनोज तिवारी साफ साफ कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री तो धमकी देते हैं दिल्ली की जनता को, आप साथ मत दीजिए। बहरहाल सबकी बात आपने सुनी, लेकिन अरविंदर सिंह लवली का नाम भी मौसम वैज्ञानिकों में शुमार हो जाएगा राजनीतिक तौर पर, अगर बीजेपी जीत लेती है। क्योंकि रामविलास पासवान के बारे में यह कहा जाता है, हवा जिधर की होती है उधर चले जाते हैं। इस बार अगर ऐसा होता है तो लवली साहब का नाम उसमें शुमार हो जाएगा। हमारे साथ तमाम सहयोगी हमारे अलग अलग वार्ड से मौजूद रहेंगे। उनके पास चलेंगे ये जानने के लिए कि आखिरी के इस आधे घंटे में क्या लोग वहां पहुंच रहे हैं वोटिंग करने के लिए। इस बीच हमारे साथ कई मेहमान यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय कुमार जी हमारे साथ, हमारे चुनाव विश्लेषक हैं। अजीत झा जी हमारे साथ हैं। नलिनी सिंह जी भी आ गई हैं। तो नलिनी जी, आप भी आ सकती हैं अब, चूंकि चर्चा आपसे भी हो जाएगी। इस बीच शुरुआत आपसे करते हैं संजय जी। ये उदासीनता रह गई क्या 2 बजे तक 34%, या माने कि 60% तक धीरे धीरे पहुंच जाएगा? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। 60% तक अनुमान करना तो बिल्कुल ही मुझे लगता है बेईमानी होगी। 60% तो बिल्कुल ही नहीं पहुंचने वाला है। जितने अनुमान हम देख रहे हैं कि 2 बजे तक 33-34% मतदान हुआ था। सुबह सुबह ऐसा लग रहा था, लोगों को लग रहा था कि बहुत एंथुजियाज्म है और लोग बड़ी संख्या में वोट देने आए हैं। लेकिन सुबह मेरे मन में एक अंदेशा थी। आज संडे का, इतवार का दिन है और गर्मी बहुत तेजी पे है। तो जिनको मतदान करना है वो सुबह सुबह आ गए हैं। और मुझे एक आशंका थी मेरे मन में, 11-12 बजे के बाद ये कतारें बहुत छोटी हो जाएंगी, बल्कि इक्के दुक्के लोग वोट देने आएंगे। और इसका नतीजा मुझे लगता है शाम 5:30 बजे, 6 बजे तक जब आंकड़े आएंगे तो हमें स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं 50% के आसपास जाके रुकेगा। आपको याद होगा 2012 के जब चुनाव हुए थे तो 54% मतदान हुआ था एमसीडी में। उसका आंकड़ा पार करने की गुंजाइश बिल्कुल 54 पहुंच जाए तभी अच्छी बात हो जाएगी। कम से कम वहां तक तो पहुंच गए। अजीत जी, उसके बाद हम ये विश्लेषण करेंगे कि अगर 50-54% ही मतदान हुआ है तो इसका अर्थ क्या है, पूछ सकती हूँ आपसे? एक तो सीधे अर्थ है अंजना जी, पहले जो है दिल्ली का चुनाव इस तरह होता था, जिसे आप बाइपोलर कह सकते हैं। असेंबली चुनाव जो है कांग्रेस जीतती थी, एमसीडी का पोल 10 साल में बीजेपी जीतती रही। अब जो है सीधा सीधी 3 कोना हो गया है, या कहिए कि मल्टी कोना हो गया टू सम एक्सटेंट। 3 कोना है क्या? कांग्रेस है कहीं इस तो बार? क्या हुआ है तो 3 कोना, बट क्योंकि कांग्रेस क्राइसिस में है, तो कांग्रेस का जो वोटर है वो मत देने नहीं जाता है। आप जो है पहली बार लड़ रहा है, बीजेपी के वोटर को लगता है हम जीत ही रहे हैं। मल्टी, चूंकि आपने कहा तो मुझे नीतीश कुमार याद आ गए। पूर्वांचलियों के नाम पर वो भी इस बार आए हैं, कहीं पर कुछ कर पाएंगे क्या वो? ये देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे दिल्ली का जो एक तरह से डेमोग्राफिक्स है, बिल्कुल ही बदल गया है। भाजपा को लीजिए, एक जमाने में भाजपा जो है कंप्लीटली एक तरह से कह सकते हैं पंजाबी डोमिनेटेड पार्टी था। मदन लाल खुराना, विजय गोयल, और आज आप देखिए सतीश उपाध्याय,
अपने मनोज तिवारी बीजेपी पूर्वांचली चेहरा ही ले आए, तो कंप्लीटली बदल गया है जो है, और एक तरह से कल्चर भी बदल गया है। 80 वार्ड्स पर पूर्वांचली निर्णायक है, जैसा कि हम सुबह से कह रहे हैं, 40 लाख से ज्यादा वोटर हैं। तो इसलिए नलिनी जी आपसे मेरा ये सवाल कि मनोज तिवारी आए, क्या क्या लाए? पूर्वांचलियों के लिए आकर्षण लाए या साथ में ग्लैमर और गाना भी लाए? सब लाए, और अपनी तरक्की का भी एक पूरा सामान ले आए। हाँ। यानी कि वो खुद अकेले जो है, ये जब अगर ये जीत जाएंगे, और दिल्ली में एक तरफ मोदी जी और अमित शाह हैं, तो तीसरे वही दिख रहे हैं। जी हाँ, मनोज तिवारी। लेकिन मुझे ये लगता है कि देखिए, भाजपा को बदला लेना है। भाजपा 2013 में हारी, भाजपा 2015 में हारी असेंबली इलेक्शंस में, तो इस बार भाजपा इस मूड में है कि कम से कम 2014 के जो स्वीप हुई थी वहाँ पर पहुँचना है और उससे आगे बढ़ना है। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर मनोज तिवारी की बात ले लें तो उनके लिए चुनौती ये है कि जो 2014 की परफॉर्मेंस थी लोकसभा में, जिस तरह दिल्ली सातों के सातों मेंबर पार्लियामेंट भाजपा के झोली में एकदम से आ गए, तो इस बार क्या होता है उस मुताबिक। और मैं अंजना ये कहना चाहिए, सुबह में आपको छोड़ा करीबन 12 बजे, और उसके दरमियान मैंने कुछ साउथ दिल्ली के बूथ्स पर हल्का फुल्का एक जैसे कहते हैं कि एकदम कुछ लोगों से बात की और थोड़ा सा सर्वेक्षण चाहता, हल्का सा। तो मुझे ये कहना है कि देखिए, मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इस पर झाड़ू फिर गया है, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी अभी है इसमें, और कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं किसी ने कहा कि हाँ, हमने कांग्रेस को वोट दिए। तो मुझे लग रहा है कि बल्कि इस वक्त जरा ज्यादा। कौन सी जगह थी ये? साउथ दिल्ली। हाँ, तो मतलब थोड़ा सा पॉश इलाका। हाँ, पॉश इलाका था, तो पॉश इलाका हल्का सा पॉश था। लेकिन जिनसे मेरी बात हुई वो बिल्कुल दूसरे कॉलोनी से आए थे। माने ऐसा नहीं साउथ दिल्ली में सिर्फ धरी मनी रहते, बहुत सारी जगह। कहना चाहूंगा कि मनोज तिवारी के आने से पॉलिटिकल कल्चर बहुत बदला है। रात भर रहते हैं वोटरों के बीच में, एक तरह का एक ट्रांसपेरेंसी ले आए हैं, बहुत अधिक काम करते हैं, गाना गाते हैं, लोगों की भाषा में बात करते हैं। पहले के जो जाते हैं पूर्वांचली टोन में एकदम कहते हैं कि हम सिर्फ दिल्ली का बोझ नहीं उठाते हैं, दिल्ली को आगे ले जाते हैं। सिर्फ रिक्शा वाला और ढोने वाला बिहार से नहीं आया, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी जो है, जो क्रीम है, उसने भी यहाँ पर आकर देश के निर्माण में बहुत योगदान दिया। पूनम हमारे साथ, हमारी सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ रही हैं। और पूनम, आप अगर मैं सही हूं तो इस वक्त जीके में है, ये भी एक पॉश इलाका ही माना जाता है। 2 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं पूनम, 34% के आसपास इस वक्त क्या लोग दिख रहे हैं? क्योंकि अब हम भी जब स्टूडियो से निकले तो अंदाजा लगा कितनी गर्मी बाहर में है। क्या अब लोग पहुंच रहे हैं? आखिरी का आधा घंटा तेज हो सकती है वोटिंग? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि 1:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में लगभग यहाँ सन्नाटा था और चहलकदमी करते हुए कोई 1-2 वोटर्स नजर आए थे। लेकिन अब झुंड के झुंड में लोग आ रहे हैं, 8-10 लोगों का ग्रुप एक साथ आता है और चला जाता है। तो कह सकते हैं कि जो लास्ट 1 घंटे की अब ये वोटिंग है, यानी 6 बजे तक के आसपास, उसमें उम्मीद कर सकते हैं कि ये 40 को क्रॉस कर जाएगी, 45 या 50% के बीच में रह सकती है। लेकिन जिस तरह से पूरे साउथ दिल्ली में ही वोटिंग कम हुई है, उसी तरह से जीके में भी उसका असर दिख रहा है। 3 बजे तक सिर्फ 33% के आसपास यहाँ पर वोटिंग हुई थी, हालांकि 4 बजे तक ये आंकड़ा 36% के आसपास पहुंच गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी उम्मीद है और लोग आ रहे हैं। खास तौर से बुजुर्ग यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में मैंने देखे जो वोट डालने के लिए आए थे। चलने फिरने में भी उन्हें दिक्कत थी, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ तक आए, वोट डाल के गए। मुद्दा क्या बता रहे हैं लोग? मुद्दा अगर कुछ लोग भी आपके साथ आए तो मुद्दे क्या है, क्या इश्यूज है लेकर? क्योंकि ये जो बयानबाजी हो रही है, एमसीडी चुनाव में पारा और तापमान इस बार इतना चढ़ा हुआ है कि एलजी से लेकर हर किसी पर हमला हो रहा है। इधर बीजेपी कह रही है कि धमकी दे रहे हैं सीएम। लोगों का क्या कहना है इस समय? उनका इंटरेस्ट है या उनको चाहिए साफ नाली, पानी, बिजली? कुछ बात आज तक में करना चाहेगा कि मुद्दे क्या है आपके? अभी वोट डाल रहे हैं, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि वोट डालने के लिए जल्दबाजी है। तो यहाँ पर कोई उन्होंने कहा है वोट डालेंगे, उसके बाद आएंगे और हमसे बात करेंगे। लेकिन ज्यादातर जो यहाँ के लोगों से हमारी बात हुई अंजना, उसमें 2 चीजें निकल के आई। एक तो लोगों ने ये कहा कि यहाँ पर बिजली पानी की उस तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन सैनिटेशन से जुड़े हुए उन्होंने सवाल जरूर उठाए कि जहाँ पर कूड़ा घर बना हुआ है वहाँ कई दिन तक कूड़ा नहीं उठ रहा होता है। या फिर उन्होंने ये सवाल उठाया कि अगर कुछ एमसीडी से जुड़ा हुआ इशू होता है तो यहाँ पर नेता को कई बार फोन करने के बावजूद भी उनसे मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की दिक्कतें थी जो लोगों ने यहाँ पर बताई। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि
उनके लिए भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी कितना बड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने कहा कि यहाँ पर वेल ऑफ लोग हैं, यहाँ पर उस तरह का इलाका नहीं है कि हर रोज़ आप एमसीडी काउंसलर के पास जाएं, लेकिन जब कभी ज़रूरत होती है उसमें कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं मिल पा रहे होते हैं। तो लोग इस बात से थोड़ा सा नाराज़ ज़रूर दिखे, लेकिन लोगों ने कहा कि हम वोट करने इसलिए आए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सिर्फ यही इलाका नहीं बल्कि पूरी दिल्ली सुधरे, और वो तभी सुधरेगी जब हम सभी वोट करेंगे। तो इस तरह की मिलीजुली प्रतिक्रिया यहाँ पे रही। लोग जो कपल आए थे वो बड़ी संख्या में अपने साथ बच्चों को लेकर आए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, अभी आप वोट कास्ट करके आए हैं? मैं जा रहे हैं। किस मुद्दे पे आप वोट कास्ट करेंगे? दिल्ली में मुद्दा अभी क्या है, बहुत बातें हैं। सफाई की प्रॉब्लम्स हैं, नालियों की गंदगी है। जी के कंसिडरेबली बहुत पॉश इलाका कंसिडर किया जाता है, यहाँ के क्या मुद्दे हैं और करप्शन कितना बड़ा इशू है आप लोगों के लिए? करप्शन तो इशू है, करप्शन ऑलवेज इट वाज इशू। जी आपको दिखाना चाहूंगी, जैनेंद्र आपको दिखाएंगे कि देखिए बहुत सारे कपल जो है वो बच्चों को अपने साथ लेके आए हैं। वो दिखाना चाहते हैं पूरा प्रोसेस के इलेक्शन में कैसे पार्टिसिपेशन किया जाता है, कैसे वोट डाला जाता है। लेकिन जैसा आपने कहा काउंसलर तक पहुंचना मुश्किल होता है, आप कई लोगों से वहां अचानक पूछेंगे तो शायद उन्हें अपने इलाके के मेयर का भी नाम नहीं पता होगा। ट्राइफर्केशन के बाद 3 अलग अलग हिस्से बने एमसीडी के, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, मेयर का नाम नहीं पता, काउंसलर तक एक्सेस नहीं कर पाते, शिकायतें रहती हैं और शायद इसीलिए एमसीडी का चेहरा नहीं बन पाता। लेकिन 10 साल तक बीजेपी सत्ता में वहां पर रही तो जाहिर तौर पर बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन इधर सवाल 2.25 साल के आम आदमी पार्टी के सरकार पर भी है कि आप तो लड़ते रहे, काम क्या हुआ, डेंगू चिकनगुनिया कब जाएगा राजधानी से। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी तमाम सहयोगी जुड़ेंगे। हमारे साथ विश्लेषक यहाँ मौजूद है और कुछ ही देर बाद शाम 6 बजे के बाद हम आपको दिखाएंगे सबसे बड़े एग्जिट पोल के नतीजे के मुताबिक एमसीडी में कौन मार रहा है बाजी। चेहरा तो आप अजय माकन का भी वैसे देख रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि जबरदस्त जंग ये अगर किसी के लिए है तो एक तरफ बीजेपी के लिए, जिसके लिए 10 साल तक यहां पर कम से कम सत्ता में रहने और बीजेपी ने जो दिल्ली में हार चकी थी उसका अगर बदला लेने का मौका है, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के लिए भी साख की लड़ाई है। वो कहते हैं कि दिल्ली वाले हमारे साथ हैं, गोवा पंजाब ने नकार दिया, कोई बात नहीं। तो उस इम्तिहान में अगर मैं आप तीनों से जल्दी जल्दी रिएक्शन लूं, क्या लगता है आपको ये इसीलिए नाक की लड़ाई बन गई क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लिए तो फिर एक तरह से नलिनी जी ये हो गया कि ये हार गए तो मतलब जनता ने नकार दिया। मैं कहूँगी कि अस्तित्व की भी लड़ाई कह सकते हैं आप। हालांकि जो मुझे मैंने अभी आपको बता ही रही थी, जो हम सुबह बात कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने इतना ज़्यादा अपने महत्वाकांक्षी रही, पंजाब गई, गोवा गई, हिमाचल जाने का सोच रही है, गुजरात जाने का, तो यहाँ पर दिल्ली के लोगों ने कहा कि ये तो चली गई, पार्टी ही चली गई। लेकिन जो मैंने पाया अभी वो ये है कि ये अभी सफाया नहीं कह सकते आप आम आदमी पार्टी का। संजय जी, योगेंद्र यादव जी ने कहा है कि राइट टू रिकॉल की बड़ी बात करते थे अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान से। अगर यहाँ पर हार मिलती है तो राइट टू रिकॉल प्रैक्टिस करेंगे? निश्चित रूप से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है अगर हम देखें किसके लिए क्या लड़ाई है, कांग्रेस के लिए रिवाइवल की लड़ाई है, आम आदमी पार्टी के लिए सर्वाइवल की लड़ाई है। क्योंकि हार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस तरह की हार होती है। चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी बुरी तरह से हारती है तो मुझे लगता है उनके लिए बिल्कुल सर्वाइवल का सवाल है। ये और बीजेपी बिल्कुल बदला निकालना चाहती है। जो नलिनी जी ने कहा 2015 की हार नहीं थी, वो बिल्कुल उनके लिए एकदम नस्ता नाबूद कर देने वाली स्थिति। ठीक है अजय जी, आपका रिएक्शन एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे। ऐसी बड़ी खबर पर बने हुए हैं और 6 बजे के बाद हम आपको दिखाएंगे देश का सबसे बड़ा एमसीडी का एग्जिट पोल तो नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि 2 बजे तक 34% लोगों ने ही मतदान डाला है। और फिलहाल जो जानकारी आ रही है, चुनाव का मतदान अब खत्म, शाम 5:30 बजे तक ही मतदान हुआ है और दोपहर 2 बजे तक 35% जो तमाम इलाके थे उसका आंकड़ा निकालकर ईस्ट एमसीडी में 37.20 यानी यहां पर थोड़ा सा परसेंटेज से ऊपर, नॉर्थ एमसीडी में 34.94 यानी 35 से भी थोड़ा लगभग 35 के आसपास, और साउथ एमसीडी एक बार फिर से नजर डाल लीजिए, ये वही इलाके हैं जहां पॉश इलाके माने जाते हैं और एक बार फिर पॉश इलाकों की उदासीनता, 32.24% मतदान यहां पर हुआ है। लेकिन अब 5:30 तक कितना होता है इस पर सबकी नजर रहेगी। आइए आपको जरा सुना देते हैं। दरअसल ईवीएम मशीन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से इसके इस्तेमाल पर एक बड़ा हमला बोला है।
ट्विटर के जरिए इस बार अरविंद केजरीवाल ने हमला बोला है। वोटर स्लिप वाले वोटरों को वोट से रोका गया, ये कहा है अरविंद केजरीवाल ने। हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये प्रत्यारोप एक तरह से कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से। तो अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर के जरिए यह कह दिया कि हाथ में है स्लिप फिर भी नहीं डालने दिया जा रहा है वोट। ईवीएम को लेकर एक बार फिर से दिक्कत की बात उन्होंने कर दी है। तो इधर बीजेपी की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आ रही है, वो कह रहे हैं क्या। तो दिल्ली एमसीडी चुनाव का मतदान अब खत्म हो गया है, लेकिन बड़ी बात यही है कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि लोगों को वोट डालने से रोका गया है, यानी एक बार फिर से ईवीएम की खराबी को बहाना बनाया गया है। ये तमाम आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल, और इस बीच बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ये कहती हुई कि हताशा में हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल ईवीएम मशीन पर। और जो आंकड़े फिलहाल वोटिंग के हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि दिल्ली उदासीन है एमसीडी की वोटिंग को लेकर। क्या पिछली बार जो 54% के आसपास का आंकड़ा रहा था एमसीडी के चुनाव में, वहां तक भी दिल्ली की जनता पहुंच पाती है या नहीं, इस पर नजर रहेगी। इस बीच हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। ये ईवीएम का बहाना आलोक जी, ये चलेगा नहीं चलेगा? सवाल है कि हाईकोर्ट तक गए, लेकिन हाईकोर्ट तक ने कह दिया कि नहीं, जो पहले से निर्धारित है वही किया जाएगा। आलोक जी, देखिए, ये अंगूर खट्टे हैं वाली कहावत है। सही बात यह है कि जहां तक उन्होंने पहले जो काम करना चाहिए था नहीं किया गया, लोगों में निराशा है। और अंजना जी, मुझे इसलिए आश्चर्य नहीं होता है कि आप देखिए ब्रिटेन जैसे देश में भी कुछ साल पहले 39% वोट वाले पैटर्न भी रहा है। अभी जब एक्सट्रीम कोई जो इलेक्शन होते हैं अलग बात है, लेकिन जो पढ़ा लिखा वर्ग है, संभ्रांत है, संपन्न है, उसको लगता है कि अरे भाई कुछ होना नहीं है वोट से। बड़ी डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा चिन्ह है। गरीब आदमी वोट डालने के लिए चाहे रिमोट एरिया में वोट डालता है। हमारे यहाँ साउथ दिल्ली का आज आप देखेंगे, अभी थोड़ी देर बाद और भी स्पष्ट आएगा कि कम लोग वोट डालने जाते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं ऐसी सरकार बन गई। आज जहां पर देखिए मोदी जी जब 2014 के चुनाव में डिस्कशन करवा लीजिए, लेकिन इस गर्मी में निकलकर वोट के लिए डालने नहीं पहुंचना चाहते हैं। आपसे मैं अजीत जी अब पूछना चाहती हूँ, अरविंद केजरीवाल जो ये कह रहे हैं, कितना महत्व उसको दिया जाए? ईवीएम का सवाल या कोई और? ईवीएम पे ईवीएम का सवाल को मैं बहुत महत्व नहीं देना चाहता, इसलिए क्योंकि ईवीएम के रहने के बावजूद भी आखिर कांग्रेस जो है पंजाब में जीती। तो आखिर ईवीएम यदि बिल्कुल एक कॉन्स्पिरेसी हो ईवीएम के पीछे, तब तो ऐसा नहीं होता, वेरिएशन नहीं होता। गोवा में भी या मणिपुर में भी कांग्रेस आगे थी कुछ सीटों से। तो आखिर ईवीएम यदि गड़बड़ है तो ये कैसा हो सकता है? इसीलिए हो सकता है एक या दो ईवीएम इधर उधर काम नहीं करता हो, बट ईवीएम के पीछे एक कॉन्स्पिरेसी है और वो सिर्फ कमल पर ही बटन दबाएगा। ये जो है थोड़ा सा वो अंगूर खट्टे हैं वाला, ये मुझे लग रहा है। हाँ, आप दोनों से भी संजय, मुझे लगता है अंजना जी, इतना भी महत्व नहीं देना चाहिए जिसकी हम चर्चा स्टूडियो में बैठ करके 10-10 मिनट तक करें कि ईवीएम पे चर्चा हो भी कि ना हो। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दम है। अजीत जी ने भी कहा, आलोक जी ने भी कहा, ईवीएम का बहाना ढूंढना पार्टियों के लिए बहुत, उनके लिए नुकसानदेह। उन्हें इस बात को ढूंढना चाहिए कि हार किस लिए हो रही है, ईवीएम की वजह से हार नहीं हुई। बिल्कुल। और राजदीप जी हमारे सहयोगी भी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ आ गए। राजदीप जी आइए, आपसे भी चर्चा करेंगे क्योंकि ये दिलचस्प है। ईवीएम के इर्द गिर्द मायावती ने जो यूपी में बोला तो इंस्टेंट रिएक्शन लोगों का था, नलिनी जी, कि ये देखिए ये लूजर्स साउंड जिसे कहते हैं, वैसी आवाज। लेकिन धीरे धीरे फिर तमाम पार्टियां इकट्ठा हो गई और लगा कि देश में, और इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि ठीक है आप हैक करके दिखाइए। चलिए मान भी ले उनका। इसका विकल्प बैलेट पेपर पर जितनी छपाई, जितने गुंडे, जितने डकैत आकर के वो छापते थे और जो बूथों पर कब्जा करते थे, तो उसका क्या होगा? जो प्रवृत्ति है वो तो वही रहेगी कि हम जीते, तो जीते किसी भी तरह जीत लें। अब मुझे याद है कि उस वक्त था 25,000 रुपए का, 23 साल पहले 25,000 रुपए का एक बूथ का ठेका लेते थे और एक बूथ के आपको 990 वोट दे देते थे। तो क्या वहां जाना है? और आपका तो इस क्षेत्र में बहुत काम था क्योंकि आपने उस वक्त आंखों देखी के जरिए बिहार के उन बूथ्स में गई थी जहां पर खुलकर गुंडागर्दी होती थी और पहली बार देश को दिखाया था कि कैसे, लेकिन तो फिर वहां वापस जाना है, बूथ कैप्चरिंग की जाती थी। दिल्ली के पास मेरठ वाले इलाके में, चौधरी चरण सिंह के इलाकों में गांव खाली हो जाते थे और वोट पड़ जाते थे। संजय जी का कहना है कि ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि इस पे हम टीवी में, स्टूडियो में बैठ के डिबेट भी करें, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आज फिर ये मुद्दा उठा दिया है। देखिए, मुझे लगता है दो चीजें। एक है, ईवीएम को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते जब आप हारते हैं चुनाव। इसके साथ साथ मैं मानता हूं कि वोटर पेपर ट्रेल होना चाहिए
ताकि अगर किसी को लगे कि मेरा वोट उस पार्टी के पास नहीं गया है जिसको मैंने वोट दिया है, कम से कम मैं घर जाऊं संतुष्ट कि मेरा वोट गया है, मेरे पास पेपर ट्रेल है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव के नतीजों के पहले ही कहने लगे कि ईवीएम में घोटाला है, ईवीएम मैल फंक्शनिंग है, तो एक संदेह होता है कि कहीं ना कहीं क्या वो पूरी प्रक्रिया पर एक सवाल उठा रहे हैं और इसका मतलब है क्या अपने वर्कर को हार के लिए तैयार कर रहे हैं। और ये मुझे लगता है किसी भी राजनेता को चुनाव के पहले, आपको मालूम होगा कुछ सालों पहले शरद यादव और लालू प्रसाद के बीच में एक चुनाव हुआ था जहां शरद यादव भूख हड़ताल पर गए थे कि ये चुनाव जो है रिग हुआ है। आखिर में जब चुनाव के नतीजे निकले, शरद यादव जीत गए थे, तब क्या होगा? आपने भूख हड़ताल कर दिया चुनाव के पहले कि चुनाव है तो लेकिन दिल्ली के पहले तो वो बोल रहे थे अरविंद केजरीवाल, और जैसे नतीजे आए फिर सांप सूंघ गया उनको इस मुद्दे पर। एक बार फिर से पंजाब और गोवा के बाद ये मुद्दा आया है। इस बीच एक इशू और रेज करूंगा। पहले जब बैलेट पेपर था तो इनवैलिड वोट और वैलिड वोट होता था। बहुत लोग स्टैंपिंग बीच में कर देते थे और इनवैलिड वोट का संख्या काफी हाई होता था। जब से ये नया टेक्नोलॉजी आया तब से कम इनवैलिड वोट तो बहुत ही घट गया। तो एक तरह से देखिए तो ये एक इंप्रूवमेंट है पहले। और मैंने एक चुनाव कवर किया है बॉम्बे म्युनिसिपल इलेक्शन का 1991 में भिंडी बाजार में मुस्लिम लीग वर्सेस शिवसेना, खुल्लम खुल्ला दोनों तरफ से हर बूथ को किस तरह से कैप्चर किया जाए या डब्बे में अपने तरफ से वोट दिए जाए। उस दुनिया में और आज की दुनिया में बहुत बदलाव आया है, प्रगति हुई है। लेकिन हम भटक रहे हैं डिस्कशन में। ईवीएम का और बैलेट पेपर का बूथ कैप्चरिंग से कोई संबंध नहीं है। बूथ कैप्चरिंग नहीं, मैं कह रहा हूं संजय जी, एक जमाने में बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी खुल्लम खुल्ला। नलिन सिंह भी कह रही थी कि अगर वापस बैलेट पेपर आ गया तो बूथ कैप्चरिंग शुरू हो जाएगा। बैलेट पेपर और ईवीएम का बूथ कैप्चरिंग से कोई संबंध नहीं है। बूथ कैप्चरिंग इनवैलिड वोट से जरूर है, लेकिन नहीं, सवाल ये है जो चिप है, क्या उस चिप में क्योंकि कोई ताइवान से चिप आती है, क्या उस चिप में कोई फेरबदल हो सकती है या नहीं? टैंपरिंग का इशू अलग है। टैंपरिंग का इशू है, टैंपरिंग और मैल फंक्शनिंग का ही इशू है। चिप जो है अहमदाबाद और कटक में है। लेकिन क्या इतने ऑर्गेनाइज तरीके से टैंपरिंग और मैल फंक्शनिंग को एक पार्टी अपने हित में कर सकती है? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, सवाल है। लेकिन इस बीच सीधे लिए चलते हैं आपको पंकज जैन, हमारे सहयोगी सिविल लाइन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और पंकज, वहां से फिर एक बार ईवीएम का राग, क्या क्या कहा है और क्या सीधा आरोप है उनका, अरविंद केजरीवाल का? देखिए, अरविंद केजरीवाल के अलावा तमाम जो उनके मंत्री हैं उनसे भी हमारी सुबह बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि ईवीएम को लेकर जो प्रश्न है वो अभी भी बरकरार है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिन नियमों का पालन किया जाना था वो एमसीडी चुनाव में नहीं किया गया है। तो ये तमाम सवाल अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से उठा रहे हैं और इन सवालों को लेकर क्या वो एमसीडी चुनाव के परिणाम आने के बाद भी लगातार उठाते रहेंगे, ये अभी एक बड़ी बात है। क्योंकि जितने भी मंत्री, जितने भी नेता मिल रहे हैं वो अब तक यही कहते आए हैं कि एमसीडी जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए थे, अब नहीं हुआ है क्योंकि वोटिंग का परसेंटेज बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं ट्विटर के जरिए वो एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ईवीएम को लेकर जो गड़बड़ियां आ रही हैं वो ठीक होनी चाहिए। पंकज, ये आपको रोक रही हूं क्योंकि 4 बजे तक 43%, 43% वोटिंग की खबर अब आ गई है। तो अब देखना है कि आखिर के 1.5 घंटे में ये 50% तक भी पहुंच पाता है या नहीं। पिछली बार 54% वोटिंग हुई थी। क्या ये उदासीनता पिछली बार के हिसाब से कम होगी, इस पर सबकी नजर होगी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का मतदान अब खत्म हो चुका है। 5:30 बजे तक ही वोटिंग हुई है और 4 बजे तक 43%, 43% वोटिंग हुई है। सवाल यही कि क्या इस बार 50 के ऊपर, 54 के ऊपर नहीं भी तो 50 के ऊपर, कम से कम 54 के आसपास ये वोटिंग जाती है। जना 4 साल में दिल्ली में 4 चुनाव हुए हैं, लोग धीरे धीरे थक रहे हैं। दो असेंबली इलेक्शन, एक लोकसभा और एक एमसीडी इलेक्शन। अभी संजय जी वही दिखा रहे थे कि उनके हाथ से अभी यूपी चुनाव की वोटिंग का मार्क भी नहीं गया है और बगल में नलिनी जी बैठी हैं और बाकी दिल्ली के लोग बैठे हैं। मेरे पोलिंग बूथ में मैं 7:30 बजे पहुंचा, वहां मुझे बताया गया पोलिंग 8 बजे शुरू होगी। तो मैं इस बार पहली बार नंबर 1 पोजीशन पे था। हाँ, तो ये एमसीडी को, चुनाव आयोग को अब इंतजाम करने होंगे कि आप जैसे राज्यों के लिए या फिर लोकसभा के लिए करते हैं, सुबह 7 बजे से ही शुरू कीजिए। भारी तादाद में लोग पहुंचे हुए थे। ये 2013 से जो एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ था या थोड़ा उससे पहले कि काफी मतदान का जो है ट्रेंड बढ़ गया था सारे स्टेट्स में। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में। उसके बाद जो है लोकसभा में देखे कि करीब 66-67% वोट हुआ।
उसके विपरीत ये एमसीडी का ट्रेंड हो रहा है। क्योंकि वैसे लोकल इलेक्शन दो महीने पहले जब बंबई में हुआ था और बंबई में म्युनिसिपल इलेक्शन में ज्यादा वोटिंग होती नहीं है, लेकिन इस बार 3-4% की बढ़ोतरी हुई थी। यानी धीरे धीरे हर चुनाव में आप देखें, मुझे आज भी विश्वास है कि मुझे नहीं लगता कि पिछले चुनाव के मुताबिक ज्यादा कम होगा। 54-55% इसका नतीजा तो कम से कम आज आ जाएगा। और एग्जिट पोल में भी क्या कह रहे हैं हमारा एग्जिट पोल, ये हम आपको दिखाएंगे। मुझे लगता है एक गलत दिन का चुनाव, जिस दिन चुनाव करना है संडे के दिन आप चुनाव करेंगे, वो भी 8 बजे से वोटिंग होगी। 23 अप्रैल का समय है, 40 डिग्री टेम्परेचर है। मुझे लगता है सारे वेरिएबल्स जो हैं वो इस ओर संकेत करते थे कि लोगों को आप प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं चुनाव में वोट डालने के लिए। और साथ ही साथ आज एक एनडीए का इम्तिहान भी था, नेशनल डिफेंस एकेडमी का। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन रहिए जरूर आज तक के साथ, क्योंकि 6 बजे के बाद से हम आपको दिखाएंगे इस तरह के लोग इस पैनल में बैठे हुए हैं। ब्रेक में भी उतनी ही दिलचस्प चर्चा होती है। और इसीलिए राजदीप जी, आपसे शुरुआत करते हुए आपने कहा कि अगर नतीजे विपरीत आते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए ये ज्यादा एक रेफरेंडम होगा बजाय इस बात के कि बीजेपी के लिए, जो कि 10 साल एमसीडी में है। बिल्कुल, क्योंकि अंजना जी, जनता को लगता है कि सरकार जो इस समय है, जो पूरा दिल्ली पे जिसकी पकड़ है, वो आम आदमी पार्टी है। क्योंकि चर्चा में आम आदमी पार्टी है, फ्रंट पेज पर आम आदमी पार्टी होती है। केजरीवाल दिल्ली के सबसे बड़े नेता उभर कर आए हैं। यानी कि अगर ये चुनाव आम आदमी पार्टी नहीं जीतती है, और क्योंकि 2015 में उनकी इतनी भारी जीत हुई थी, तो एक ना एक तरह से रेफरेंडम तो केजरीवाल जी पर होगा। हर बार जब मोदी जी हारते हैं, बीजेपी कहीं भी हारती है, तो हम कहते हैं मोदी जी हार गए, टेस्ट मोदी जी, ब्रांड मोदी। तो एक तरह से ब्रांड केजरीवाल की हार होगी अगर एमसीडी चुनाव में भी आम आदमी पार्टी हारती है, भले ही इस बात की कि 10 साल से, जैसे आपने कहा, बीजेपी की सरकार रही है एमसीडी में। नलिनी जी, सहमत हैं आप इस बात से? मुझे लगता है क्योंकि जब अरविंद जी से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा 2 दिन में नतीजा, जवाब नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि लोग कह रहे थे रेफरेंडम के बारे में। मैं तो आगे बढ़ गई कि अस्तित्व के बारे में भी। लेकिन मैं इससे जरूर, मुझे थोड़ा सा राजदीप जो ब्रेक में बात कर रहे थे, आम आदमी पार्टी का सफाया नहीं हुआ है, ये मुझे लगता है। और दूसरी ये बात है कि जहाँ तक आप देखें कि जो आम आदमी पार्टी और ने जो जिन्होंने उनको वोट दिया पहले भी, जो आप कह रहे थे वोट परसेंटेज, अगर आप बीजेपी की वोट परसेंटेज देखेंगे 2014 में 55-56 कितनी थी, उससे ज़्यादा ही थी, करीबन 55-57 पर थी। अब बीजेपी अगर नीचे आती है तो फिर भी देखना पड़ेगा कि आप 2014 से 2015 से कितने नीचे गए। लोकसभा और एमसीडी को देखिए, वोट तो आपने और मैंने दिया ना, हम तो वही व्यक्ति हैं। तो ये बात नहीं है कि लोकसभा और एमसीडी, बात ये है कि व्यक्ति दे कहाँ रहा है वोट इस बार भी। क्योंकि अगर राजदीप कह रहे हैं कि केजरीवाल का, तो यहाँ पे मोदी के नाम का वोट मिल रहा है। देखिए लोकसभा, देखिए इसको लोकसभा इसलिए तुलना नहीं करेगी कि यहाँ सबसे बड़ा इशू जो हम सुबह भी बात कर रहे थे, लोकल इश्यूज, जैसे असेंबलीज में भी हुआ है। कई जगह लोग ये चाहते हैं कि लोकल मच्छर के अलावा गंदगी, और उसके लिए भी जिम्मेदार लोग अभी भी, अभी राजदीप जी बिल्कुल सही कहा, लोगों के दिमाग में बैठा होता है भाई आपने जो वायदे किए थे। अच्छा, जिन्होंने कहा बिजली कम हो गया, लेकिन आप देखिए जो किराए पर रहता था आदमी, उसको उतनी राहत बिजली की नहीं मिली। तो ये राहत की जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी, चाहे वो मोदी जी ने 500 करोड़ किए हो या इन्होंने 100 करोड़ रुपया विज्ञापन में खर्च किया हो, नुकसान उसका भी हो रहा है। यदि आपने बड़ी बातें दावे कर दिए और लोगों को फायदा नहीं मिला है तो जो, अच्छा दूसरा एक और आप ध्यान दीजिए, जो पृथ्वीराज रोड वाला भी 2014 में उन्होंने, 2015 में आम आदमी पार्टी को वोट दे दिया था। इस बार जो संपन्न वर्ग है वो तो बिल्कुल ही बने, संपन्न या खैर मध्यम वर्ग भी, उसका मोह भंग आम आदमी से हो गया है, जो उसको लगा कि वो कुछ नहीं कर रहा है। मुझे राजदीप के आर्गुमेंट में तर्क तो लगता है, और ये भी बात है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में उभर के सबसे टॉलेस्ट लीडर बने हैं। अब मुझे लगता है ये जो पूरा चुनाव है उसको जो पब्लिक देख रही है, वो सीधा सीधी लड़ाई है मोदी जी वर्सेस केजरीवाल। क्योंकि ये जो एक नया वेव आया है 2014 के बाद या 2013 के बाद आप कह सकते हैं, उसमें 2 ही पार्टी उभर के सामने आया है, भाजपा और आप। बीजेपी नेताओं का कहना है संजय जी कि यूपी की जीत का भी एक मोमेंटम का फायदा हमको यहाँ पर मिलेगा, है ऐसा? बिल्कुल, जीत के मोमेंटम का फायदा मिलेगा। और जैसे और पैनलिस्ट भी कह रहे हैं, दिल्ली में अगर कोई मुकाबला दिख रहा है इस चुनाव में, कोई एमसीडी नाम की चुनाव भले एमसीडी के लिए हो रहा है, लेकिन लोग ऐसा समझ नहीं पा रहे हैं। एमसीडी सब ये समझ रहे हैं ये केजरीवाल और मोदी के बीच की लड़ाई है।
उसमें और भी छोटे छोटे प्लेयर हैं, बट असल लड़ाई केजरीवाल और मोदी के बीच में है। और जिस तरह से मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने यूपी में जीत हासिल की है, उसका फायदा जरूर बीजेपी को यहाँ भी दिखाई पड़े। ठीक है, पंकज जैन और पूनम शर्मा हमारे दो सहयोगी हमारे साथ हैं, और पंकज जैन वहां पर कुछ दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले पूनम, अब जाकर जो आंकड़े आ रहे हैं, लग रहा है धीरे धीरे खींच कर रेंग कर 50% तक पहुंच जाएगा। जी पूनम बोलिए। पूनम तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बीच में दिलचस्प तस्वीरें आपने दिखाई थी, वो तस्वीरें फिर से दिखाते हैं। मनोज तिवारी की सुबह सुबह पूजा पाठ करने वाली उनकी तस्वीरें आई और वो खूब चली आज टीवी पर, तो क्या उसके जरिए भी एक संदेश देने की कोशिश थी राजदीप सरदेसाई जी? देखिए, मनोज तिवारी जी को अध्यक्ष करना ये अपने आप में आपने एक संदेश दे दिया है कि दिल्ली की डेमोग्राफी चेंज हो गई है। एक जमाने में विजय कुमार मल्होत्रा, मदन लाल खुराना, पंजाबी दिल्ली जो था, वहां से आप एक बाहरी को लाते हैं एक तरह से। ये अपने आप में संकेत देता है दिल्ली किस तरह से बदल गई, जैसे मुंबई बदल गया है। संजय निरुपम, कृपा शंकर सिंह जैसे लीडर मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। महाराष्ट्रन सिटी जो है नॉर्थ इंडियन सिटी बन गई, दिल्ली भी बदल गई। और मनोज तिवारी कैरिस्मेटिक है। आपने मनोज तिवारी को क्यों बनाया? दो चीजें बीजेपी ने की। एक तो आपने सभी अपने सिटिंग एमसीडी काउंसिलर्स को बदला, और नंबर 2 आपने एक ऐसे व्यक्ति को लाया जिसकी अपने आप में एक पहचान है और जिसकी एक लोग समझते थोड़ा बहुत वोट बैंक भी बन गया है। तो आपने एक विजय गोयल, सतीश उपाध्याय, पुराने नेता को किनारे करके एक नया नेता लाए। ये बड़ा रिस्क आपने पिछली बार जो एक्सपेरिमेंट किया था वो तो खैर बहुत ही बुरा साबित हुआ था। अगर आपको याद हो विधानसभा चुनाव में उस दिन भर तस्वीरें चली थी किरण बेदी जब गाड़ी पर चढ़ी थी, उस वक्त की तस्वीरें। आज की तस्वीर मनोज तिवारी पूजा करते हुए, पूर्वांचली वोटर, 80 वार्ड्स पर निर्णायक। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, रहिए हमारे साथ, क्योंकि एग्जिट पोल सबसे सटीक, सबसे बड़ा आज तक पर एमसीडी चुनाव का बस शुरू होने वाला है। देखते रहिए आज तक।